नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन भंडारी और हम नए वीडियो के साथ आज फिर आए हैं। ये जो हम सीरीज चल रही है डेरिवेटिव ट्रेडिंग, इसमें मैं आपको आज फ्यूचर एक्सप्लेन करने वाला हूं, पर उसके पहले हम फॉरवर्ड और फ्यूचर दोनों एक बार रिकैप करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। इसका पहला वाला पार्ट है, उसमें हमने देखा था कि फॉरवर्ड और फ्यूचर क्या होता है। उसमें मैंने आपको एक राइस मिल और एक फार्मर, इन दोनों का एक एग्जांपल दिया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि राइस है वो अंडरलाइंग एसेट है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट किया है इन्होंने राइस का, है ना। राइस मिल और फार्मर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ये एक मैंने फॉरवर्ड का आपको एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने कुछ डिफरेंसेस लगाए हैं, की डिफरेंस है फ्यूचर और फॉरवर्ड में, वो आप एक बार देख लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, फिर इनको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उनका क्या मतलब है। तो ये फ्यूचर और फॉरवर्ड का है। जो हमारा फ्यूचर है और फॉरवर्ड में ये कुछ की डिफरेंसेस है। अब आप इसमें देख रहे हैं जो फ्यूचर है उसमें लिखा हुआ है ट्रेड ऑन एक्सचेंज, और फॉरवर्ड में लिखा है प्राइवेटली नेगोशिएटेड, है ना। यहाँ पे ये फ्यूचर है वो स्टैंडर्ड है, फॉरवर्ड कस्टमाइज्ड है। यहाँ पे कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है, वहां पे क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क होगा। यहाँ पे एक्टिवली ट्रेडेड है वो नॉन ट्रांसफरेबल है, यहाँ पे रेगुलेटेड है वो नॉन रेगुलेटेड है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ वो ब्रीफ में मैं डिस्कस करता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट में चलेंगे। फर्स्ट जो है हमारा वो ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। यहाँ पे मैंने बताया था कि अब इनके बीच में जो राइस मिल वाला है और जो फार्मर है उनके बीच में एक थर्ड पार्टी आ गई थी। कौन आ गया था? एक्सचेंज। यहाँ पे क्या है? वो एक्सचेंज ही है जो कि क्या कर रहा है? एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है। अब एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, इन पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं। जैसे स्टॉक्स के फ्यूचर हैं, स्टॉक्स के जो हैं वो हमारे एनएससी पे ट्रेड होते हैं, बीएससी पे ट्रेड होते हैं। तो इनके जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कहाँ ट्रेड हो रहे हैं? एक्सचेंज पे। तो एक्सचेंज ट्रेडेड हो गए, बट ये एक्सचेंज पे फॉरवर्ड जो है वो ट्रेड नहीं करते हैं एक्सचेंज पे, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्टैंडर्ड है। मैंने बताया था कि इनमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या लॉट साइज होगी, क्या उसकी एक्सपायरी होगी, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? यहाँ पे एक्सचेंज डिसाइड कर रहा है। इसीलिए ये स्टैंडर्ड है। ये बायर और सेलर अपने हिसाब से इनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि नेगोशिएटेड है ना, या तो कस्टमाइज्ड है। कस्टमाइज्ड का मतलब हुआ कि वो कस्टमाइज कर सकते हैं, उनके हिसाब से वो रूल्स और रेगुलेशंस चेंज कर सकते हैं, है ना। उन्हें महीने 2 महीने की एक्सपायरी चाहिए तो 2 महीने की कर लेंगे, उनका लॉट साइज उनके हिसाब से होगा, है ना। वो सब हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क। अब क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क क्या हो गया कि सपोज कीजिए कि जो राइस मिल वाला है या फार्मर है, इन दोनों में से एक मना कर देता है ना। फार्मर डिलीवरी देने गया राइस मिल वाले को, राइस मिल वाले ने मना कर दिया कि मुझे नहीं लेना। क्यों? क्योंकि उसे मार्केट में सस्ता मिल रहा है, तो वो हो सकता है यहाँ पे, बट यहाँ पे वो रिस्क हट गया। यहाँ पे क्या हुआ? अब आपने पे कर दिया है तो आपको उसको आगे करना ही पड़ेगा। उसमें जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो कैंसिल करके एक्सचेंज आपको वापस प्राइस जो भी आपका अमाउंट बनेगा मार्जिन में वो दे देगा। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो कि मैं इस वीडियो में आगे ही एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कि लॉट हो गया, एक्सपायरी हो गया, मार्जिन हो गया, इनका टेंशन मत लीजिए, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद ये नॉन ट्रांसफरेबल। नॉन ट्रांसफरेबल का मतलब कि ये ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब इनको ढूंढने के लिए, अगर मुझे सपोज कीजिए वो 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने राइस मिल वाले ने फार्मर से किया, अब क्या हो रहा है कि मुझे 1 महीने बाद वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे जब पता लग रहा है कि यार इसका प्राइस तो और गिर जाएगा, पर मुझे अब ये करना है, मतलब या तो ये कैंसिल आउट कर दूं, मैं जो अपना फार्मर है उसको मना कर दूं कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे क्या हो जाएगा? डिफॉल्ट हो जाएगा, और मैं या तो ट्रांसफर कर दूं किसी और को, पर मुझे कोई मिल नहीं रहा है, मतलब मैं ये ट्रांसफर नहीं कर पा रहा हूं। पर यहाँ पे क्या होता है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया आज, मैंने सपोज कीजिए मुझे स्टॉक चाहिए था रिलायंस का डेरिवेटिव, आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा और कल मैं चाहूं तो उसको किसी और को ट्रांसफर कर दूं, है ना। तो मैंने क्या किया था? पहले बाय किया था, अब जो मैं सेल कर रहा हूं तो सेल किसको कर रहा हूं? एक नए पर्सन को। जो नए पर्सन को वो कॉन्ट्रैक्ट मुझसे, नए पर्सन जो उसका बायर है, अब तो मैं सेलर हो जाऊंगा, बाय कर रहा है ना जो, उसको मेरा वाला कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज पे हम वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। लास्ट है रेगुलेटेड। ये किसके द्वारा रेगुलेटेड है? ये पूरा जो मार्केट है, वो रेगुलेटेड होता है बाय सेबी। यहाँ पे सेबी रेगुलेट करती है इसको। करेंसी मार्केट है वो सेबी और आरबीआई दोनों रेगुलेट करती है, पर ये रेगुलेटेड तो है नहीं। यहाँ पे तो जो राइस मिल वाला है वो गया फार्मर के पास और उसने जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये मार्केट जो है वो रेगुलेटेड नहीं है। तो फॉरवर्ड और फ्यूचर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो फ्यूचर है वो फॉरवर्ड का ही एक एडवांस वर्जन है, जिसमें वो सारे रिस्क जो थे वो फ्यूचर में खत्म कर दिए फॉरवर्ड में थे।
ये हुआ लास्ट वीडियो का। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो आपको साथ डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं इसमें आपको बता देता हूं, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, आप इसको देखिए ठीक से। ये जो स्क्रीनशॉट है इसको देखेंगे आप तो इसमें कुछ पूरा देखिए, ये एनएससी का लिया हुआ है मैंने, है ना। यहां पे देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का, ये क्या है, डेरिवेटिव्स है, ठीक है। इसमें एक दिख रहा होगा आपको इंस्ट्रूमेंट टाइप, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट टाइप दिख रहा है। दूसरा दिख रहा है आपको एक्सपायरी डेट, एक यहां पे भी दिखेगा, ये एक्सपायरी हो गया, ठीक है। अब इसका ये तो ऑर्डर बुक है, ये जो प्राइस चल रहा है इसका वो हो गया। एक यहाँ पे मार्केट लॉट, आपको लॉट दिखेगा, है ना, ये सारी चीजें दिख रही है आपको। अब इसमें इंस्ट्रूमेंट टाइप का क्या मतलब हुआ, इंस्ट्रूमेंट टाइप का मतलब हुआ कि ये क्या है, ये एक स्टॉक फ्यूचर है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है स्टॉक फ्यूचर है, स्टॉक फ्यूचर का ये स्टॉक फ्यूचर हो गया। अगर सपोज कीजिए यही करेंसी का होता है तो ये करेंसी डेरिवेटिव में करेंसी का फ्यूचर हो जाता है ना। अगर ये उसका फ्यूचर कमोडिटी में होता तो कमोडिटी का फ्यूचर हो जाता। तो ये इंस्ट्रूमेंट टाइप हो गया, अलग अलग ऐसे इंस्ट्रूमेंट टाइप होते हैं। हमारा स्टॉक का स्टॉक्स हो गया, इंडेक्स में करेंगे हम निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तो उसमें क्या होगा, उसका फ्यूचर हो जाएगा, तो इंडेक्स फ्यूचर हो जाएगा। इस टाइप से इंस्ट्रूमेंट टाइप हो जाएगा। एक्सपायरी डेट है ना, इंस्ट्रूमेंट हमारा टाइप तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम आती है एक्सपायरी। एक्सपायरी क्या होती है, एक्सपायरी वो डेट होती है जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट लास्ट टाइम ट्रेड करेगा उस मार्केट में, है ना। जैसे कि आज अगर इसके मान ले 29 मार्च है ना, तो इस दिन क्या होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। इस दिन के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड नहीं करेगा मार्केट में। उसके बाद आता है हमारे पास, आप 3 डेट देख रहे हैं, एक 29 मार्च, 27 अप्रैल, 25 मई। इन डेट को क्या हो रहा है आप देखेंगे तो जो रिलायंस है या कोई स्टॉक है उसके जो फ्यूचर होते हैं ना, वो 3 महीने का तक का कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हैं, मार्च, अप्रैल, मई। अगर मार्च का एक्सपायर होता है तो जून का स्टार्ट हो जाता है। ये समझ में आया। किसी भी स्टॉक के 3 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं मार्केट में, मंथली एक्सपायरी, है ना। मंथली एक्सपायरी के 3 कर रहे हैं, मार्च का कर रहा है करंट मंथ का, अप्रैल का कर रहा है नेक्स्ट मंथ का, उसके बाद मई का कर रहा है उसके नेक्स्ट मंथ का। 3 हो गए। अब क्या होगा, यहाँ पे मार्च का एक्सपायर हो गया तो कौन ओपन हो जाएगा, मई के बाद क्या आता है, जून, तो जून का ओपन हो जाएगा। फिर अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो जून के बाद क्या आता है, जुलाई, तो जुलाई का एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा। इस टाइप से कॉन्ट्रैक्ट ऊपर वाले एक्सपायर होते हैं, नीचे वाले बनते हैं। ऐसे ही 3 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इसका एक प्राइस चलेगा। अब प्राइस आप देखोगे ना तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 235। ये एक बिड लगी हुई है, मतलब 235 पे 2235 रुपए पे ये जो फ्यूचर है ये ट्रेड कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, जो करंट मार्केट प्राइस है रिलायंस का वो 2225 रुपए। अब यहां पे क्या, जो करंट मार्केट प्राइस है वो तो 2225 चल रहा है, किसमें, स्पॉट में। जो करंट प्राइस चल रहा है ना रिलायंस का वो इतना चल रहा है, पर उसका फ्यूचर कहां मिल रहा है, 35 रुपए पे, 2235 पे 10 रुपए ऊपर मिलेगा आपको। अब ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है कैरी की वजह से। यहाँ पे क्या होता है, जो फ्यूचर का प्राइस होता है कुछ प्रीमियम पे मिलता है, जो कि होता है स्पॉट। जो फ्यूचर का है वो स्पॉट प्लस कैरी, है ना, कॉस्ट ऑफ कैरी होता है, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कैरी की वजह से बढ़ जाता है। नेक्स्ट वीडियो में कॉस्ट ऑफ कैरी, मार्जिन, आपको क्या क्या लगेगा वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसमें आज हमने कुछ टर्मिनोलॉजी समझी। अब इसमें एक और रह गई है मार्केट लॉट। मार्केट लॉट आप देखेंगे तो 250 शो कर रहा है। 250 मार्केट लॉट साइज का क्या मतलब हुआ कि मैं सिंगल शेयर नहीं खरीद सकता। अब क्या है, एक लॉट खरीदने के लिए मुझे 250 शेयर का ये एक लॉट है, मतलब एक बंडल है। 250 शेयर से ही एक साथ आएंगे, अगर आएंगे तो इसमें मैं एक नहीं खरीद सकता। ये होता है मार्केट लॉट का मतलब मुझे अगर एक लॉट खरीदना है रिलायंस का तो मुझे कितना अमाउंट चाहिएगा वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसमें नेक्स्ट में हम मार्जिन की बात करेंगे, कितना मार्जिन है। जो डेरिवेटिव है ना, जो फ्यूचर है, ऑप्शन है, वो जीरो सम गेम है। अब ये जीरो सम गेम का क्या मतलब होता है ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।